नमस्कार दोस्तों। A1 जुडिशल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग यूपी एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम 1861 का अध्ययन कर रहे थे और इस वीडियो सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में अध्याय 10 से लेकर 11, जिसमें पैरा 97 से लेकर के 128 तक का प्रावधान है, का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, पिछले लेक्चर में जो है हमने उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का जो है पहला भाग, जो कि अध्याय 1 से 9 तक था, इसका अध्ययन कर लिया था और इसमें जो है पैरा 1 से लेकर के 96 तक का प्रावधान था। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम को 4 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला भाग जो कि अधिकारियों की शक्ति और कर्तव्य से संबंधित था, जिसमें हमने अध्याय 1 से 9 तक का अध्ययन, पैरा संख्या 1 से 96 तक का अध्ययन कर लिया था। आज हम दूसरा इसका जो भाग है वो उसको शुरू कर रहे हैं, जिसमें पुलिस संगठन के विशेष कर्तव्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। और ये जो प्रावधान है अध्याय 10 से लेकर के 28 तक है और इसमें पैराओं की बात करें तो पैरा संख्या 97 से लेकर के 395 तक का प्रावधान है। लेकिन इसमें हम जो है आज अध्याय 10 और 11 का ही अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें पैरा 97 से लेकर के 128 तक का प्रावधान है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 2, पुलिस संगठन के विशेष कर्तव्य। और पुलिस संगठन के विशेष कर्तव्यों का प्रावधान जो है अध्याय 10 से लेकर 28 तक में किया गया है। चलिए देखते हैं इसमें अध्याय 10। अध्याय 10 जो है ये थाने में की गई रिपोर्ट के बारे में प्रावधान करता है और इसमें जो पैरा है, पैरा 97 से लेकर के 103 तक में इसका प्रावधान किया गया है। इसमें देखिए क्या है कि थाने में की गई रिपोर्ट यानी कि एफआईआर के संबंध में प्रावधान पैरा 97 से लेकर 103 तक में किया गया है। यही प्रावधान सीआरपीसी के अध्याय 12 में धारा 154 से लेकर 176 तक में किया गया है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी कि जो न्यू सीआरपीसी हाल ही में बनाई गई है, में यह प्रावधान अध्याय 13 में धारा 173 से 196 तक में किया गया है। तो देखिए, अब जैसे कि वर्तमान में नए आपराधिक कानून आ गए हैं, तो अभी जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो उसमें आप सीआरपीसी जो लिखा हुआ है, या नोट्स में जहाँ पर भी आप सीआरपीसी लिखेंगे या फिर आईपीसी लिखेंगे या फिर एविडेंस लिखेंगे, तो उस जगह को आप अब पेंसिल से नोट करिएगा। पेंसिल से लिखेंगे और पेंसिल से, क्योंकि उसको आपको मिटाना पड़ सकता है आगे चल के, नए नोट्स तो बार बार नहीं बनते हैं, तो इसलिए उस पर पेंसिल से लिखेंगे, क्योंकि मिटा करके वहाँ पर नया सेक्शन आपको और नए एक्ट का नाम लिखना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन। तो आगे जो भी कोरिलेशन आएगा पुलिस एक्ट में या फिर पुलिस रेगुलेशन में, और वो कोरिलेशन अगर आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस से संबंधित है, तो उसमें आप जो सेक्शन आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस का सेक्शन कोई लिखते हैं या फिर उनका कोई प्रावधान लिखते हैं या फिर इन एक्ट का नाम लिखते हैं, तो उसको आप पेंसिल से लिखिएगा, क्योंकि वो आपको चेंज करना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। पैरा 97, पैरा 57 में कहता है कि थाने में की गई रिपोर्टों के संबंध में पुलिस अधिकारी का कर्तव्य। तो 97 जो पैरा है किसका, पुलिस विनियम, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम 1861 का पैरा 97 में कहता है कि थाने में की गई रिपोर्ट के संबंध में पुलिस अधिकारी के कर्तव्य। पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों के बारे में बात करता है कौन सा पैरा, 97। जो थाने में रिपोर्ट दर्ज की जाती है उसमें पुलिस अधिकारी के क्या क्या कर्तव्य होंगे, पैरा 97 में इसका प्रावधान किया गया है। चलिए देखते हैं इसमें। जब थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाए तो वह उस सूचना को इस प्रयोजन के लिए थाने में रखे गए चेक पुस्तिका, जिसका फार्म संख्या 341 में 3 प्रतियों में तत्काल लिखेगा। इसका मतलब यह है कि जब भी किसी थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध की, ठीक है, संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है, तो वह उस सूचना को थाने में, उस सूचना को इस प्रयोजन से, किस प्रयोजन से, जो संज्ञेय अपराध के लिए दर्ज की जाने वाली पुस्तिका है, इस प्रयोजन से रखी जाने वाली पुस्तिका यानी कि चेक पुस्तिका, जिसका फार्म संख्या 341 है, याद रखेंगे फार्म संख्या 341 में जो है 3 प्रतियों में, ध्यान रखेंगे कितनी प्रतियों में, 3 प्रतियों में तत्काल लिखेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 3 प्रतियों में जब वो लिखता है तो पहली प्रति की बात करता है, जो मूल प्रति होती है, पहली प्रति, तो मूल प्रति अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास पुलिस अधीक्षक के माध्यम से भेजी जाती है। तो 3 प्रतियों में उसने संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट को लिखा, जिसमें जो पहली प्रति है, जो मूल प्रति है, वो किसको भेजी जाएगी, जो उस अपराध का
मतलब उस मामले का संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट है, तो उस मजिस्ट्रेट को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से वो भेजी जाती है। तो पहली प्रति मूल प्रति की बात कर रहा है। आगे देखते हैं दूसरी प्रति। दूसरी प्रति सूचनादाता को निःशुल्क दी जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, निःशुल्क दी जाती है, ठीक है। पहली प्रति किसको भेजी जाएगी? अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से भेजी जाएगी, और दूसरी प्रति सूचनादाता को निःशुल्क दी जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। तीसरी प्रति थाने का अभिलेख का भाग होती है। जो तीसरी प्रति होगी वो थाने के अभिलेख का भाग होगी। तो ये तीनों प्रतियों के बारे में, तीनों कॉपीज़ के बारे में बताया गया है। 97 पैरा में इसका प्रावधान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तीनों प्रतियों पर थाना प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर और थाने की मोहर लगी होनी चाहिए। तीनों प्रतियों पर सूचनादाता के हस्ताक्षर या अनपढ़ होने की दशा में अंगूठे का निशान लिया जाएगा। यदि रिपोर्ट लिखित में की जाती है तो उस पर सूचनादाता का हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है। यानी कि यदि कोई लिखित में अपनी शिकायत देता है तो उस पर सूचनादाता का हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है। आगे है, ऐसी रिपोर्ट लिखने में इस कारण विलंब नहीं करेगा कि पहले अपराध की वास्तविकता का पता लगाने के लिए अन्वेषण करे। ठीक है। तो जब किसी थाना अधिकारी को, थाने के भारसाधक अधिकारी को कोई संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है तो वह उस सूचना को दर्ज करने में इस बात का विलंब नहीं करेगा कि अपराध की वास्तविकता का पता लगाने के लिए पहले जो है वो अन्वेषण करे। आगे है, यदि थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अपराध की रिपोर्ट असत्य है तो भी वह रिपोर्ट लिखेगा। मतलब कि अगर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है तो उस रिपोर्ट को लिखने के लिए वह बाध्य कर दिया गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और यह जो रिपोर्ट है वो फार्म संख्या 341 में लिखी जाएगी, 3 प्रतियों में लिखी जाएगी। पहली प्रति जो है मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी, दूसरी प्रति निःशुल्क दी जाएगी सूचनादाता को, और तीसरी जो प्रति होगी वो थाने के अभिलेख का भाग होगी। इन सभी पॉइंट्स को जो है आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं पैरा 97। पैरा 97 में केवल इतना ही याद रखेंगे कि इसमें लिखा है, उक्त रजिस्टर एवं डायरी में सभी सूचना को स्पष्ट और पढ़े जाने योग्य लिखा जाना चाहिए। तो पैरा 97 और पैरा 98 आपको क्लियर है हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है। पैरा 99, प्रथम सूचना रिपोर्ट को डायरी में लिखना। तो पैरा 99 जो है, पैरा 99 जो है क्या कह रहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को डायरी में लिखना। चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है कि एफआईआर लिखने के पश्चात उसका संक्षिप्त सारांश जनरल डायरी में लिखेगा। एफआईआर को रजिस्टर और जनरल डायरी में प्रविष्टि में तुरंत लिखा जाना चाहिए, चाहे वह रात के समय में ही क्यों ना मिली हो। यानी कि जब किसी अपराध या किसी अपराध में मतलब संज्ञेय अपराध, जब किसी संज्ञेय अपराध की कोई सूचना किसी पुलिस थाना भारसाधक अधिकारी को मिलती है तो वह उसका सारांश जो है एफआईआर में जनरल डायरी में लिखेगा, और इस प्रकार की जो सूचना है उसको वह तुरंत लिखा जाना चाहिए। इस बात का प्रावधान इसमें किया गया है। ऐसी सूचना चाहे किसी भी समय मिली हो, चाहे वह रात में ही क्यों ना मिली हो। तो पैरा 99 कह रहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को डायरी में लिखना। इसका मतलब यही है, इसमें जैसा लिखा भी है कि एफआईआर लिखने के पश्चात उसका संक्षिप्त सारांश जो है वह जनरल डायरी में लिखेगा, और एफआईआर को रजिस्टर और जनरल डायरी की प्रविष्टियों में तुरंत लिखा जाना चाहिए, चाहे वह सूचना जो है रात के समय में ही क्यों ना मिली हो। चलिए आगे देखते हैं। इसमें यदि सूचना ऐसी है कि गांव के अपराध रजिस्ट्रार संख्या 4 तथा माल के रजिस्ट्रार संख्या 5 में लिखने की आवश्यकता है तो उसे उन रजिस्टरों में 24 घंटे के अंदर लिख देना चाहिए। देखिए पहले कहा है 99 में कि अगर सूचना जो है संज्ञेय अपराध से संबंधित है और चाहे रात को ही क्यों ना मिली है तो उसका जो है संक्षिप्त सारांश जो है एफआईआर लिखने के बाद उसका संक्षिप्त सारांश जनरल डायरी में लिखा जाना चाहिए। जनरल डायरी में जो लिखेगा वो चाहे रात को ही क्यों ना सूचना मिली हो, उसको जनरल डायरी में लिखना चाहिए। तो इसको इसमें बताया गया है।
और दूसरा अगला ही उसमें पॉइंट में कहा है कि अगर यह सूचना किसी गांव के अपराध संख्या रजिस्ट्रार से संबंधित है या फिर माल के रजिस्ट्रार संख्या 5 से संबंधित है तो उसको है उस सूचना को रजिस्ट्रार में 24 घंटे के अंदर लिख देना चाहिए। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे। अगर अपराध गांव के अपराध रजिस्टर संख्या 4 से संबंधित है और ऐसा अपराध माल के रजिस्ट्रार संख्या 5 से संबंधित है तो उसको तुरंत लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसको जो है वो 24 घंटे के अंदर लिख सकता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि सूचनादाता एफआईआर पर हस्ताक्षर नहीं करता है या अंगूठा नहीं लगाता है तो वह आईपीसी की धारा 180 के तहत दंड का भागी होगा। देखिए अभी हमने बताया था कि जैसे आप अपना नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर आप आईपीसी लिखते हैं तो इस आईपीसी की जगह आप आईपीसी ही लिखेंगे अभी नोट्स में, और धारा 180 की जगह धारा 180 ही लिखेंगे। लेकिन वहाँ पर अभी जो है आप पेंसिल का प्रयोग कीजिए क्योंकि यह धारा जो है चेंज होने वाली है। आईपीसी की जगह जो है बीएनएस आएगा और धारा भी इसमें चेंज हो जाएगी। तो आप जो है अपने नोट्स में इन दोनों चीज़ों को पेंसिल से नोट कीजिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में जो है ये चेंज होने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। झूठी झूठी या मिथ्या एफआईआर दर्ज करने वाला व्यक्ति आईपीसी की धारा 211 के तहत दंड का भागी होगा। यदि कोई व्यक्ति झूठी एफआईआर दर्ज कराता है या फिर मिथ्या एफआईआर दर्ज कराता है तो वह आईपीसी की धारा 211 के तहत दंड का भागी होगा। आगे है अपराध के बारे में गलत सूचना देने वाला व्यक्ति भी आईपीसी की धारा 177 के तहत दंड का भागी होगा। आगे है ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है और आपका आईपीसी में भी पूछा जाता है और सीआरपीसी में भी पूछा जाता है। मेनली यह जो आपका केस लो है ये सीआरपीसी से रिलेटेड है, सीआरपीसी से रिलेटेड है। तो इस केस को याद रखिएगा कि ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, इसमें कहा गया है कि एफआईआर दर्ज करना बाध्यकारी है। यानी कि थाने के भारसाधक अधिकारी को जब किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो उसको वह अपने एफआईआर के रूप में दर्ज करना ही पड़ेगा, उसके लिए बाध्यकारी कर दिया गया है ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश के केस में। तो एफआईआर दर्ज करना इस केस के अनुसार बाध्यकारी है। यदि थाने का भारसाधक अधिकारी एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो वह सीआरपीसी की धारा 166 ए के तहत दंड का भागी होगा। तो इतना प्रावधान आपको पैरा 99 में पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं पैरा 100। देखिए उसमें देखते हैं क्या है। पैरा 99 पैरा 100 यानी कि 100, पैरा 100 दौरे के दौरान सूचना। दौरे का मतलब है जब कोई पुलिस अधिकारी फील्ड में होता है, थाने से बाहर होता है तो दौरा कर रहा है किसी भी चीज़ का, तो उस दौरान अगर उसको सूचना मिलती है उसके बारे में इसका प्रावधान किया गया है, बताया गया है पैरा 100 में। इसमें कहा गया है देखिए, यदि किसी थाना प्रभारी को किसी संज्ञेय अपराध की मौखिक सूचना उस समय दी जाए जिस समय वह थाने से बाहर हो और यदि वह तुरंत अन्वेषण आरंभ करना चाहे तो उसे ऐसी सूचना को लिखना चाहिए तथा उस सूचनादाता के हस्ताक्षर या अंगूठा चिन्ह लेकर लिखित रूप में रिपोर्ट माने जाने के लिए थाने भेज देना चाहिए। अर्थात ऐसी रिपोर्ट लिखित मानी जाएगी। मतलब जब किसी ऐसे थाना प्रभारी को जो फील्ड में है, बाहर है, थाने की सीमाओं से बाहर है, तब उसको ऐसी कोई सूचना मिलती है, संज्ञेय अपराध की मौखिक सूचना मिलती है, तो वो क्या करेगा उसको, और उस सूचना के संदर्भ में जब वह क्या है अन्वेषण प्रारंभ करना चाहता है तो उसको ऐसी सूचना को लिखना चाहिए अपने रजिस्टर में और सूचनादाता के हस्ताक्षर या अंगूठा लेने के बाद उसको जो है थाने भेज देना चाहिए। तो इसको क्या है लिखित रिपोर्ट माना जाएगा ऐसी दशा में। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं पैरा 101 अपराध की विशेष सूचना। अपराध की विशेष सूचना पैरा 101 देखते हैं इसमें क्या है। जब गंभीर अपराधों की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को प्राप्त हो तब उस सूचना की रिपोर्ट लिखकर उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि को पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, क्षेत्र अधिकारी और निरीक्षक को भेजनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब गंभीर अपराधों की सूचना किसको मिलती है, थाने के भारसाधक अधिकारी को इसकी सूचना मिलती है, तो तब ऐसी सूचना की रिपोर्ट लिखकर जो है और उसकी प्रतिलिपि किसको भेजेगा, वो पुलिस अधीक्षक को भेजता है। पुलिस अधीक्षक के अलावा जिला मजिस्ट्रेट नहीं मिलता है तो उपखंड मजिस्ट्रेट नहीं मिलता है तो क्षेत्र अधिकारी और क्षेत्र निरीक्षक, अगर क्षेत्र अधिकारी भी नहीं मिलता है तो क्षेत्र निरीक्षक को भेज देनी चाहिए। इसका मतलब यह है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें निम्न सूचनाओं को लाल लिफाफे में भेजा जाना चाहिए तथा सूचना को यथासंभव दूरभाष या तार या अन्य प्रयोग से भी किया जा सकता है। मतलब जो निम्न प्रकार की एक लिस्ट आएगी नीचे,
इस प्रकार का कोई अपराध होता है तो इस प्रकार के अपराध की सूचना को लाल लिफाफे में भेजा जाएगा और सूचना को यथासंभव या तो दूरभाष के जरिए या फिर तार के जरिए या फिर अन्य प्रयोग से इसको भेजा जा सकता है। तो किस प्रकार के अपराध हैं जिनकी सूचना लाल लिफाफे में भेजी जाएगी, उसका नीचे वर्णन किया गया है। देखते हैं वो कौन कौन से अपराध हैं। पहला है लूट या गंभीर लूट। दूसरा है पुलिस द्वारा उत्पीड़न। आगे है कूटकृत सिक्कों का निर्माण। अगला है सरकारी नोटों की कूट रचना। अगला है पुलिस अभिरक्षा से किसी व्यक्ति का भाग जाना। अगला है सार्वजनिक धन का गंभीर गबन। अगला है हत्या, बलवा, सेंधमारी तथा चोरी। अगला है बलात्कार के मामले। अगला है स्वचालित हथियारों से कारित अपराध। अगला है सांप्रदायिक, जातीय, राजनीतिक झगड़े या उनकी आशंका। अगला है वे प्रमुख घटनाएं जो जनता से संबंध रखती हो। तो मतलब ऐसी घटनाएं जो जनता से सीधे संबंध रखती हो उनके बारे में बताता है ये। तो ये जो है आपका इस प्रकार की घटनाएं जो हैं ये लाल लिफाफे में भेजी जाएंगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लाल लिफाफा क्वेश्चन पूछा गया है किस प्रकार का लिफाफा, वहाँ पर आपका पीला लिफाफा, सफ़ेद लिफाफा इस तरह के ऑप्शन दे देता है। हालांकि व्यवहार में इस प्रकार की प्रक्रिया का कोई खास पालन नहीं होता है, लेकिन जो एक्ट में लिखा गया है हमें उसी पर ध्यान रखना होता है। तो एक्ट में जो है लाल लिफाफे के रंग का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे है पैरा 101 ए। इसमें क्या कहा गया है 101 ए में कि डीएम और एसपी को विशेष रिपोर्ट की प्रति भेजा जाना। तो विशेष रिपोर्ट कौन सी है जिसकी अभी हमने बात की थी पैरा 101 में कि अपराध की विशेष रिपोर्ट, और अपराध की विशेष रिपोर्ट को लाल लिफाफे में जो है भेजा जाएगा। और ये कौन कौन से अपराध हैं? लूट तथा गंभीर लूट, पुलिस द्वारा उत्पीड़न, कूटकृत सिक्कों का निर्माण, सरकारी नोटों की कूट रचना, पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति का भाग जाना। मतलब ये जो सारे अपराध हैं ये, और इसके अलावा दो अपराध हमने पीछे देखे थे, लूट या गंभीर लूट, पुलिस द्वारा उत्पीड़न। तो इन सबको जो है विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत दर्ज किया जाता है और इनकी प्रति जो है किसको भेजी जाएगी? डीएम को भी भेजी जाएगी और एसपी को भी भेजी जाएगी विशेष रिपोर्ट की प्रति। ध्यान रखिएगा पैरा 101 के ए में इसका प्रावधान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं पैरा 102 असंज्ञ अपराध के संबंध में रिपोर्ट पर की जाने वाली कार्रवाई यानी कि एनसीआर का प्रावधान। एनसीआर मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो असंज्ञ अपराध के संबंध में रिपोर्ट पर की जाने वाली कार्रवाई का प्रावधान 102 पैरा संख्या 102 में किया गया है। चलिए इसमें देखते हैं क्या है इसमें। जब थाने के भारसाधक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के अंदर किसी असंज्ञ अपराध के किए जाने की सूचना दी जाए तो वह इसका सारांश ऐसे अपराध के लिए विहित नियंत्रण पुस्तिका, चेक रसीद पुस्तक अर्थात फॉर्म संख्या 347 में 2 प्रतियों में लिखेगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब किसी भारसाधक अधिकारी को क्या मिलती है? असंज्ञ अपराध की सूचना मिलती है, और ऐसी अपराध की अगर मतलब जो ऐसा असंज्ञ अपराध होता है वह उसकी थाने की सीमाओं के अंदर घटित होना चाहिए। अगर वो ऐसा अपराध जो है उसकी थाने की सीमाओं के बाहर का होगा तब उस पर वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा, और अगर ऐसा अपराध उसकी थाने की सीमाओं के अंदर है तभी वो उसकी कार्रवाई करेगा। क्या कार्रवाई करेगा? तो ऐसे अपराध की सूचना दर्ज करने के लिए जो उसको राज्य सरकार ने क्या दी है, एक नियंत्रण पुस्तिका दी है, उसमें चेक रसीद पुस्तक यानी कि इसको चेक रसीद पुस्तक बोलते हैं, अर्थात फॉर्म संख्या 347 में दर्ज करेगा। कितनी प्रतियों में? 2 प्रतियों में दर्ज करेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एफआईआर 3 प्रतियों में दर्ज हो रही थी और एनसीआर 2 प्रतियों में दर्ज हो रही है। मतलब एफआईआर होती है संज्ञा अपराध से संबंधित और एनसीआर असंज्ञ अपराध से संबंधित। चलिए आगे देखते हैं। मूल प्रति थाने का अभिलेख का भाग है, यानी कि जो 2 प्रतियों में एनसीआर लिखी जाती है उसमें से मूल प्रति क्या है? थाने का अभिलेख का भाग होगी। अगला है दूसरी प्रति सूचनादाता को दी जाएगी। तो पहली प्रति जो है मूल प्रति जो होगी वो थाने का अभिलेख का भाग होगी और दूसरी प्रति जो है सूचनादाता को दी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। दोनों प्रतियों पर सूचनादाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेकर उसकी प्रतिलिपि उसको दे दी जाएगी तथा मूल प्रति थाने में रहेगी। मतलब जो है दोनों प्रतियों पर क्या है? उसका हस्ताक्षर या फिर अंगूठा का निशान लिया जाएगा और उसकी जो 2 प्रतियों में होते हैं, पहली प्रति जो मूल प्रति होती है वो थाने में रहेगी और दूसरी प्रति उसको दे दी जाएगी। आगे है रिपोर्ट का संक्षिप्त सारांश जनरल डायरी में लिखा जाएगा। असंज्ञ मामलों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश से विवेचना की जाती है। तो इसका प्रावधान जो है कहाँ पर है?
सीआरपीसी में भी इसका प्रावधान है कि जो एनसीआर होती है उसमें एनसीआर में डायरेक्ट कोई भी पुलिस अधिकारी जो विवेचना अधिकारी है वो उसका अन्वेषण डायरेक्ट नहीं करता है, अपने विवेक से नहीं करता है। उसके लिए जो है उसको परमिशन लेनी होती है किससे? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सीआरपीसी में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पैरा 103। पैरा 103 कहता है कि थाने का भार साधक अधिकारी सभी अपराधों की सूचना लेखबद्ध करने के लिए दायी है, चाहे वह संज्ञेय अपराध के संबंध में हो या फिर असंज्ञेय अपराध के संबंध में, चाहे उसकी रिपोर्ट सीआरपीसी की धारा 154(1) के अधीन दी जाए या फिर सीआरपीसी की धारा 155(1) के अधीन। मतलब पैरा 103 में क्या कहा गया है कि जब भी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी भी प्रकार की कोई सूचना दी जाती है, चाहे संज्ञेय अपराध की हो या फिर असंज्ञेय अपराध की हो, तो उस रिपोर्ट को, सूचना को दर्ज करने के लिए वह क्या है? उत्तरदायी है। और अगर संज्ञेय अपराध की सूचना होती है तो वो 154(1) में जाती है, और असंज्ञेय अपराध की सूचना होती है तो वो 155(1) में जाती है। तो ये सीआरपीसी के प्रोविज़न है जो कि नई सीआरपीसी यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस में ये बदलने वाली हैं। इन बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इन चीज़ों को, जितने भी सेक्शंस या फिर एक्ट के नाम आ रहे हैं, इनको आप पेंसिल से आप लिखते चलें क्योंकि ये चेंजेबल है अपने नोट्स में। चलिए आगे देखते हैं। अध्याय 11। अध्याय 11 है पैरा 104 से 128 तक। यानी कि हमने जो अभी तक पढ़ा है पैरा अध्याय 10 पढ़ा है, और अध्याय 10 में हमने जो है पैरा 97 से लेकर के 103 तक का उसमें प्रावधान था, उसको हमने कवर किया है, जो कि भाग 2 है। भाग 2 का ये अध्याय 11 है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अन्वेषण के बारे में ये बात कर रहा है। पैरा 104 से 128 तक का इसमें प्रावधान है। पैरा 102। तो पैरा 102 क्या कहता है? अन्वेषण का निश्चय। अन्वेषण के निश्चय की बात करता है पैरा 102। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जब संज्ञेय अपराध की सूचना थाना प्रभारी को दी जाती है तो उसे इस बात का निश्चय करना चाहिए कि उस सूचना पर अन्वेषण करना है या नहीं। जब थाना प्रभारी संज्ञेय अपराध के संबंध में यह निर्णय लेता है कि उसे अन्वेषण नहीं करना चाहिए तो सीआरपीसी की धारा 157 के सब क्लॉज 2 में उपबंध का पालन किया जाएगा। जब एफआईआर की मूल व तीसरी प्रति पर उस अभियोग का अन्वेषण न करने का कारण लिखेगा, मतलब वह जो है एफआईआर की मूल प्रति व तीसरी प्रति पर उस अभियोग का जो अन्वेषण है, अन्वेषण न करने का कारण लिखेगा, और दूसरी प्रति पर केवल यह लिख देगा कि अन्वेषण नहीं होगा। तो एफआईआर होती है, एफआईआर में सबसे पहले क्या होता है? सूचना दी जाती है संज्ञेय अपराध की। अब संज्ञेय अपराध की जो सूचना होती है वो 3 प्रतियों में दर्ज होती है। ठीक है, तो पहली प्रति में क्या होता है? पहली प्रति जो होती है वो संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, दूसरी प्रति सूचनादाता को निःशुल्क दी जाती है, और तीसरी प्रति जो होती है वो थाने के अभिलेख का भाग होती है। तो पहली प्रति और पहली प्रति यानी कि मूल प्रति और तीसरी प्रति, अगर उसको अन्वेषण नहीं करना है, देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जब सूचनादाता कोई सूचना देता है संज्ञेय अपराध के संबंध में तो थाना प्रभारी के लिए वो बाध्यकारी होता है एफआईआर के रूप में दर्ज करने के लिए। अब जो है उसको उस पर अन्वेषण करना होता है, इन्वेस्टिगेशन करना होता है। अगर उसको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का कोई लाभ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए, तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, और जब वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा तो एफआईआर की मूल प्रति और तीसरी प्रति पर क्या लिखेगा कि उसका कारण लिखेगा कि वो क्यों उसका अन्वेषण नहीं कर रहा है। तो पहली प्रति और तीसरी प्रति पर क्या लिखेगा? उसका कारण लिखेगा। किसका? कि अन्वेषण क्यों नहीं कर रहा है। और दूसरी प्रति जो सूचनादाता को दी जाती है उस पर केवल ये लिख देगा कि अन्वेषण नहीं होगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि दूसरी प्रति पर क्या लिखता है? वो अन्वेषण नहीं होगा, केवल इतना लिखेगा। और कौन सी प्रति पर लिखेगा अन्वेषण नहीं होगा? तो दूसरी प्रति पर वो लिखेगा जो सूचनादाता को दी जाती है निःशुल्क। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे है इसमें, यदि थाना प्रभारी को यह सूचना दी जाती है कि अपराध तुच्छ प्रकृति का है या उस अपराध की विषय वस्तु उस तरह की है जैसा कि आईपीसी की धारा 95 में वर्णित है, तो उस अपराध का अन्वेषण नहीं किया जाएगा। तो पहली चीज है कि
जो है पहले पॉइंट में कहा है कि थाना प्रभारी को अगर संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है और उसको लगता है कि अन्वेषण करने का कोई लाभ नहीं है या फिर उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है तो उसका अन्वेषण नहीं करेगा। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि उसको यह सूचना दी जाती है कि अपराध जो है वो बहुत तुच्छ प्रकृति का है, आईपीसी के सेक्शन 95 से संबंधित है, तुच्छ प्रकृति का है, तो उसका अन्वेषण वो नहीं करेगा। इस बात का इसमें प्रावधान कर दिया गया है। तो पैरा 102 अन्वेषण के निश्चय की बात करता है। आगे देखते हैं। निम्न अपराधों में पुलिस अधीक्षक के आदेश अथवा उप निरीक्षक की पूर्व सहमति के बिना अन्वेषण नहीं होगा। तो अन्वेषण के लिए जो है कुछ ऐसे अपराध हैं जिसमें अन्वेषण करने के लिए थाना अधिकारी को या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को क्या है, पुलिस अधीक्षक की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर पुलिस अधीक्षक नहीं है तो उप महानिरीक्षक की उसको सहमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही उसका वो अन्वेषण करेगा। तो ऐसे कौन कौन से अपराध हैं देख लेते हैं। पहला है नगण्य यानी कि तुच्छ चोरी या सेंध लगाने के मामले, जब तक यह विश्वास न हो जाए कि अपराधी पेशेवर है। तो ऐसे मामलों में भी वो अपना डायरेक्ट अन्वेषण नहीं करेगा, उसके लिए पुलिस अधीक्षक या फिर उप महानिरीक्षक की सहमति लेगा। किसमें? तुच्छ चोरी में या फिर ऐसे मामले में जो सेंध लगाने वाले मामले हैं उनमें। और इसमें एक पॉइंट और जोड़ दिया गया कि जब तक विश्वास न हो जाए कि अपराधी पेशेवर है। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आईपीसी की धारा 324 व 325 के अधीन मामले। तो आईपीसी के अधीन आईपीसी की धारा 324 और 325 के अधीन जो मामले आते हैं उन पर भी पुलिस अधीक्षक या फिर उप महानिरीक्षक की परमिशन लेना आवश्यक है। चलिए आगे देख 325 और 326 के मामले जो हैं वो उपहत्या से संबंधित है, आप आईपीसी में उनको देख सकते हैं। आगे है आईपीसी की धारा 147 के अधीन मामलों में यदि घोर उपहत्या न पहुंची हो या आगे प्रशांति भंग करने के लिए कोई खतरा ना हो। तो ये लोक प्रशांति को भंग करने या फिर विधि विरुद्ध जमाव से संबंधित ऐसे मामले होते हैं, उसमें भी जो है इनको जो है परमिशन लेनी होगी। तो इस प्रकार के मामलों में भी जो है वो अन्वेषण नहीं करेगा बिना पूर्व की सहमति के। अगला है आईपीसी की धारा 341 से 344, इसके अलावा धारा 447 से 448 के अधीन जो मामले आते हैं उनमें भी पूर्व सहमति के बिना अन्वेषण नहीं होगा। अगला है आईपीसी की धारा 406 व 420 के अधीन मामले जो सिविल रूप में होंगे उनका भी अन्वेषण करने के लिए सहमति लेनी होगी। तो इन चीज़ों का, इन पॉइंटों को आप ध्यान रखिएगा। हालांकि हम बता रहे हैं बार बार, ये जो आईपीसी लिख रहा है यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीएनएस आ जाएगा, भारतीय न्याय संहिता 2023। और इनको आप जो है पेंसिल से लिखेंगे। ये धारा हैं, ये भी चेंजेबल हैं, ये सब इनको भी आप पेंसिल से लिखते रहेंगे अपने नोट्स में। चलिए आगे देखते हैं। पैरा 106 अन्वेषण स्थल। तो पैरा 106 जो है अन्वेषण स्थल की बात करता है। पैरा 102 अन्वेषण का निश्चय की बात करता है। इसके बीच में पैरा 103, 104, 105 हमने स्किप कर दिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए 106 में देखते हैं क्या है। अन्वेषण घटना स्थल पर आरंभ तथा समाप्त करना चाहिए। तो पैरा 106 में एक बात आई निकल के कि अन्वेषण कहाँ पर करना चाहिए और कहाँ पर समाप्त करना चाहिए। तो घटना स्थल पर जो है उसको शुरू करना चाहिए और घटना स्थल पर ही उसको समाप्त करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। निम्न मामलों में अन्वेषण घटना स्थल पर न करने की छूट प्राप्त होती है। मतलब ऐसे कुछ मामले हैं जिसमें अन्वेषण घटना स्थल पर समाप्त न करने की छूट प्राप्त होती है। ऐसे मामलों को आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पहला है यदि घटना स्थल कस्बे में है, दूसरा है यदि घटना स्थल पुलिस थाने के निकट है, और तीसरा है यदि मामला सीआरपीसी की धारा 157 ए के अधीन आता है। तो इन इन पॉइंट को आप याद रखेंगे। पैरा 106 अन्वेषण स्थल से संबंधित है। आगे है पैरा 107 अन्वेषण अधिकारी के कर्तव्यों की बात करता है। इसमें केवल जो है आप हेडिंग ही याद रखेंगे, ये डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें अंदर से कुछ ऐसा कोई खास प्रावधान नहीं है। अन्वेषण अधिकारी के कर्तव्यों के बारे में बात करता है कि उसके क्या क्या कर्तव्य होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है आगे। पैरा 108 पुलिस डायरी या फिर केस डायरी। तो पैरा 108 जो है पुलिस डायरी या फिर केस डायरी की बात करता है। इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। इसमें है कि पुलिस अधिकारी यानी कि अन्वेषणकर्ता का सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि वह सीआरपीसी की धारा 172 के अनुसार विहित प्रारूप में केस डायरी में अपराध की प्राथमिकी दर्ज करे
अन्वेषण करते समय उस डायरी में अन्वेषण का समय, स्थान लिखना चाहिए। उसके बाद घटना स्थल का निरीक्षण करें। अन्वेषण समाप्ति के बाद भी उस समय अथवा स्थान लिखना चाहिए, समय और स्थान लिखना चाहिए। और पूरे अन्वेषण के दौरान पुलिस अधीक्षक को प्रतिदिन डायरी भेजनी चाहिए। तो पैरा 108 में पुलिस डायरी या फिर केस डायरी के बारे में प्रावधान किया गया है और कहा गया है कि पुलिस अधिकारी या फिर कोई अन्वेषणकर्ता, उसका सबसे पहला कर्तव्य होता है कि जब सीआरपीसी की धारा 172 के अधीन उसको डायरी दी जाती है और उस डायरी में सबसे पहले वो प्राथमिकी को दर्ज करें, यानी कि एफआईआर को दर्ज करे। और फिर अन्वेषण करेगा जब शुरू, तो अन्वेषण करने का समय लिखे, अन्वेषण का स्थान लिखे, घटना स्थल का निरीक्षण करे, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन करे। अन्वेषण समाप्ति के बाद भी उसका समय और स्थान लिखना चाहिए और पूरे अन्वेषण के दौरान प्रतिदिन अपनी डायरी की रिपोर्ट जो है पुलिस अधीक्षक को भेजनी चाहिए। इस बात का प्रावधान पैरा 108 में किया गया है। आगे है 108 का ही केस लॉ है, 108 से संबंधित केस लॉ है, यानी कि पुलिस डायरी या फिर केस डायरी से संबंधित केस लॉ है। मुकुंद लाल वर्सेस भारत संघ। इस केस में कहा गया है कि केस डायरी अभियुक्त या उसके वकील द्वारा उपयोग में नहीं ली जा सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो है केस डायरी जो है किसको, अभियुक्त को या फिर उसके वकील को नहीं दी जाती है। इसका कोई लीगल प्रोसेस नहीं है। वो बात अलग है कि व्यवहार में जो है अभियुक्त का वकील उसको प्रयोग करता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसका लीगल प्रोविजन नहीं है कि केस डायरी को है अभियुक्त या फिर अभी उसका अधिवक्ता उपयोग में ले। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस हरिश्चंद्र। इस केस में कहा गया कि अभियुक्त या उसका अधिवक्ता केस डायरी का निरीक्षण कर सकते हैं, मतलब उसका निरीक्षण कर सकते हैं, उसको उपयोग में नहीं ले सकते हैं। तो दोनों केस ध्यान रखिएगा। केस डायरी क्या होती है, ये सीआरपीसी का चैप्टर है। सेक्शन 172 में इसका प्रावधान है केस डायरी का, या फिर इसको पुलिस डायरी भी कहते हैं। तो इसको हम सीआरपीसी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको इसका कवर कराएंगे कि ये पूरी तरीके से क्या है, इसमें क्या क्या मेंशन करना होता है। हालांकि मोटी मोटी चीज़ें इसमें बता दी गई है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें अगला केस लो है एक क्वीन इम्प्रेस वर्सेस मन्नू। इसमें कहा गया है कि न्यायालय केस डायरी का उपयोग न्यायिक कार्रवाई के संचालन में कर सकता है। केस डायरी का उपयोग स्मृति ताज़ा करने में किया जा सकता है। तो इसमें यह भी इंपॉर्टेंट केस है। इसमें कहा गया है कि केस डायरी का उपयोग जो है स्मृति ताज़ा करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे है मोहम्मद यूसुफ वर्सेस एम्परर। इस केस में कहा गया है कि केस डायरी केवल स्मृति ताज़ा करने के लिए है, इसे साक्ष्य नहीं माना जाना चाहिए। तो केस डायरी जो है क्या माना है, केवल स्मृति ताज़ा करने के लिए एक पुस्तक मानी है, या फिर एक आपका कोई तथ्य माना है, या फिर कोई फैक्ट माना है इसको, किसके लिए, स्मृति ताज़ा करने के लिए। इसको जो है साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इस केस में कहा गया मोहम्मद यूसुफ वर्सेस एम्परर के केस में। तो ये जो केस लो हैं, ये सभी केस लो हैं सीआरपीसी में भी पूछे जाते हैं, तो इन केस लो को भी आप ध्यान रखिएगा। सेक्शन 172 सीआरपीसी में इसका प्रावधान है केस डायरी का, तो वहाँ पर ये उससे रिलेटेड सारे केस लो हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं फिर। पैरा 110 संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार। तो पैरा 110 जो है संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि अन्वेषणकर्ता को यह अधिकार है कि वह संदिग्ध व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 42 के तहत गिरफ्तार करे। उसको यह भी अधिकार दिया गया है कि वह संदिग्ध व्यक्ति पर निगरानी रखे, लेकिन उसे कहीं आने व जाने से नहीं रोक सकता है और न ही उसे गवाह के रूप में हाजिर होने के लिए विवश कर सकता है। तो पैरा 110 में इतना प्रावधान किया गया है। अन्वेषणकर्ता जो किसी मामले का अन्वेषण करता है, उसको यह राइट दिया गया है कि वह सीआरपीसी की धारा 42 के तहत गिरफ्तार करे। सीआरपीसी की धारा 42 क्या कहती है, जब असंज्ञेय अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति पर कोई शक होता है और वह अपना नाम और पता सही नहीं बताता है या फिर बताने से इनकार करता है, तो पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार कर लेता है। तो धारा सीआरपीसी की 42 जो है उसके उसके संबंध में ही उसको गिरफ्तार कर सकता है संदिग्ध व्यक्ति को। उसको उस पर निगरानी रख सकता है, लेकिन उसको कहीं आने जाने से नहीं रोक सकता है और उसको गवाह के रूप में हाजिर होने के लिए विवश भी नहीं कर सकता है। पैरा 110 में इसका प्रावधान किया गया है। आगे है आपका पैरा 111 अनावश्यक रूप से तंग न करने का कर्तव्य है। तो अनावश्यक रूप से तंग न करने का कर्तव्य 111 में किया गया है। क्या कहा गया इसमें कि पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान या अवरुद्ध नहीं करना चाहिए। तो पुलिस जब अन्वेषण करती है तो अन्वेषण के दौरान उस पर यह कर्तव्य दिया गया है, उसका यह कर्तव्य है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान न करे जो अनावश्यक रूप से उसके लिए बाध्य हो या फिर वो मामले से परिचित ही ना हो। तो ऐसे व्यक्ति को जो है परेशान नहीं किया जाना चाहिए। पैरा 111 में इसका प्रावधान किया गया है। आगे है पैरा 113
हस्तक्षेप न करने का कर्तव्य। इसमें लिखा है कि सरकारी या रेलवे कर्मचारी या यदि साक्षी या अभियुक्त हो तो अन्वेषण इस बात का, इसको बाद की जगह, ये जो बाद शब्द है इसको बात लिखिएगा, कि इस बात का ध्यान रखेगी कि उनके कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप हो। किन के कार्यों में? रेलवे या फिर सरकारी कर्मचारी जो होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर रेलवे कर्मचारी हैं, साक्षी हैं किसी मामले में या फिर अभियुक्त हैं, तो अन्वेषणकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अन्वेषक, ये अन्वेषक है, इसको अन्वेषक अन्वेषण लिखा है ना, अन्वेषक, इसको अन्वेषक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अन्वेषक इस बात का ध्यान रखेगा कि उसके कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप हो, यानी कि सरकारी कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप हो, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। आगे है पैरा 114, नक्शा बनाने का कर्तव्य। इसमें कहा गया है कि हत्या, डकैती या सेंध द्वारा की गई महत्वपूर्ण चोरियों के मामले में तथा पुलिस किसी अन्य मामले में तथा किसी अन्य मामलों में जिसमें किसी न्यायाधीश को या निगरानी करने वाले पुलिस अधिकारी को तथ्य को समझने में सहायता मिलती हो, तो अन्वेषणकर्ता को घटना स्थल पर नक्शा तैयार करना चाहिए और नक्शा तैयार करने के बाद उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। मतलब घटना स्थल पर जो हत्या से संबंधित होते हैं, डकैती या फिर सेना द्वारा की गई महत्वपूर्ण चोरियों से संबंधित मामले होते हैं, उनमें न्यायाधीश या फिर निगरानी करने वाले पुलिस अधिकारी को तथ्य को समझने के लिए या फिर तथ्यों को समझने में जो उनको सहायता मिलती है, उसके लिए अन्वेषणकर्ता को घटनास्थल का नक्शा तैयार करना चाहिए। इसको साधारण भाषा में नक्शा नजरी भी बोलते हैं। तो उसको जो है नक्शा तैयार करना चाहिए घटनास्थल का, और उस पर अपने हस्ताक्षर भी करने चाहिए नक्शा तैयार हो जाने के बाद। पैरा 114 में इसका प्रावधान किया गया है। आगे है पैरा 115, मृत्युकालिक कथन लिखने का कर्तव्य। इसमें है कि अन्वेषणकर्ता को दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने ऐसे व्यक्ति का कथन अभिलिखित करना चाहिए जो गंभीर चोट के कारण अस्पताल में या फिर अन्य जगह मरणावस्था में है। उन दोनों साक्षियों के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप लेना चाहिए। तो 115 में मृत्युकालिक कथन एविडेंस एक्ट में आता है, सेक्शन 32 में, यानी कि लिखा, देखिए लिखा भी है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 में मृत्युकालिक कथन का प्रावधान किया गया है। तो मृत्युकालिक कथन का प्रावधान का कर्तव्य जो है पैरा 115 में है। इस बात को आप जो है याद रखेंगे। और जितने भी सेक्शन, जो सेक्शन नहीं, ये पैरा जो है जितने भी, इसमें से कुछ पैरा ऐसे हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं और कुछ पैरा ऐसे हैं जिसमें से अंदर से क्वेश्चन बनता है। तो जो डायरेक्ट पैरा पूछे जाते हैं उनके बारे में एक वीडियो अलग से बना देंगे लास्ट में, तो उसको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको फिर ख़त्म करते हैं, ये वीडियो भी थोड़ा लंबा होता जा रहा है। पैरा 116, शिनाख्त परेड करना। पैरा 116 में कहा गया है कि जिन मामलों में यह संभावना हो कि संदिग्ध व्यक्ति की शिनाख्त करने के लिए परेड कराई जाएगी, तो अन्वेषण अधिकारी को यह सावधानी बरतनी चाहिए कि साक्षी को संदिग्ध व्यक्तियों को पूर्व में देखने का अवसर न मिला हो। तो शिनाख्त परेड मतलब पहचान की कार्रवाई होती है ये, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि जिन मामलों में यह संभावना है कि संदिग्ध व्यक्ति की शिनाख्त करने के लिए परेड कराई जाएगी, तो अन्वेषण अधिकारी इस बात को अन्वेषण अधिकारी पर यह दायित्व सौंपा गया है कि उसको इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि साक्षी को संदिग्ध व्यक्तियों ने पूर्व में कभी ना देखा हो। मतलब जिन व्यक्तियों पर संदेह है, उन व्यक्तियों ने जो है कभी भी साक्षी को ना देखा हो, इस बात का दायित्व अन्वेषण अधिकारी पर सौंपा गया है। आगे है कि शिनाख्त परेड मजिस्ट्रेट के समक्ष की जानी चाहिए। जब संदिग्ध व्यक्ति जेल में हो या मजिस्ट्रेट अनुपस्थित हो, तो शिनाख्त की कार्रवाई दो सम्मानित और निष्पक्ष व्यक्ति व राजपत्रित पुलिस अधिकारी के समक्ष की जानी चाहिए। तो क्या कहा गया है कि शिनाख्त परेड जो होती है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष की जानी चाहिए, और जब व्यक्ति क्या है, जेल में है या फिर मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं है, तो ऐसी ऐसी मतलब ऐसी परिस्थिति में जो है शिनाख्त की कार्रवाई कब किसके समक्ष की जाएगी? दो सम्मानित और निष्पक्ष व्यक्तियों के समक्ष की जाएगी। और दो सम्मानित व निष्पक्ष व्यक्तियों के अलावा एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी भी होना चाहिए, उनके समक्ष जो है शिनाख्त परेड की जानी चाहिए। तो पैरा 116 में इसका प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं, सीआरपीसी की धारा 54A में मजिस्ट्रेट के समक्ष पहचान परेड का उल्लेख किया गया है। तो ये धारा जो है नए एक्ट के अनुसार अब तो ये किसी काम की नहीं रह गई है, लेकिन अभी फिलहाल तो इनको याद रखना पड़ेगा। जो नया एक्ट आया उसमें जो है ये चेंज हो जाएंगी आपकी। आगे है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में भी शिनाख्त परेड का प्रावधान किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार पूछा गया है इसके बारे में प्रश्न। आगे है पैरा 118। पैरा 118 कहता है कि विकृत चित्त के अभियुक्त होने पर पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। तो पैरा 118 में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि विकृत चित्त के अभियुक्त होने पर पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का प्रावधान किस पैरा में किया गया है? तो पैरा 118 में किया गया है।
पैरा 119 संस्वीकृति को अभिलिखित करना। तो संस्वीकृति क्या होती है? मेन ये एविडेंस एक्ट में इसका प्रोविजन आता है, कन्फेशन। जब कोई अभियुक्त अपने अपराध को स्वीकार करता है तो उसको संस्वीकृति कहते हैं। इसमें प्रावधान किया गया है 119 में। देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें लिखा गया है कि संस्वीकृति अभिलिखित करने वाले मजिस्ट्रेट को संस्वीकृतिकर्ता से मामले को विस्तार से जानने के लिए अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाने चाहिए। यानी कि संस्वीकृति यानी कि जो कोई कन्फेशन कर रहा है, कन्फेशन करने वाला व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति से जो है कन्फेशन रिकॉर्ड जो कर रहा है, जो मजिस्ट्रेट कन्फेशन को अभिलिखित कर रहा है, उसको रिकॉर्ड कर रहा है, वो मजिस्ट्रेट कन्फेशन करने वाले व्यक्ति से अधिक प्रश्न पूछे जाने चाहिए। किस लिए पूछे जाने चाहिए? तो मामले को विस्तार से जानने के लिए अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाने चाहिए। पैरा 119 से यही प्रश्न मुख्य रूप से जो है इसको डायरेक्ट पूछा जाएगा, अंदर से इसमें कोई ऐसी पूछने वाली बात नहीं है। तो इसको पैरा 119 को डायरेक्ट याद रखिएगा कि संस्वीकृति को अभिलिखित करने का प्रावधान किस पैरा में है। तो ये पैरा 119 में है। आगे देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 164 के अधीन संस्वीकृति मजिस्ट्रेट द्वारा लिखी जाएगी और इसका ढंग सीआरपीसी की धारा 281 में दिया गया है। तो सीआरपीसी की धारा 164 में संस्वीकृति एवं अभिकथन लिखने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा संस्वीकृति को लिखने की प्रक्रिया का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 281 में किया गया है। आगे है सीआरपीसी की धारा 164 के अनुसार संस्वीकृति अन्वेषण के दौरान या फिर पश्चात तथा जांच या विचारण से पूर्व लिखी जाती है। तो सीआरपीसी की धारा 164 के अनुसार जो है आपका संस्वीकृति होती है, संस्वीकृति इन्वेस्टिगेशन यानी कि अन्वेषण के दौरान या फिर इन्वेस्टिगेशन के पश्चात, इन्वेस्टिगेशन के दौरान या फिर इन्वेस्टिगेशन के पश्चात ही लिखी जाएगी। इसके अलावा जो आपका जांच होती है या फिर विचारण होता है, इससे पूर्व संस्वीकृति को लिखा जाता है। इसका प्रावधान सीआरपीसी की धारा 164 में किया गया है। तो इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्वीकृति कब लिखी जाती है, मतलब संस्वीकृति लिखने का जो टाइम होता है वो कब होता है। तो वो इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करती है या फिर कोई अन्य व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन करता है, उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान या फिर उस इन्वेस्टिगेशन के बाद संस्वीकृति को अभिलिखित किया जाता है। और जांच और विचारण जो होती है ये न्यायिक कार्रवाई होती है, मजिस्ट्रेट की कार्रवाई होती है। तो इन कार्रवाई के शुरू होने से पहले संस्वीकृति को अभिलिखित किया जाता है। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का कई बार आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। पैरा 120। तो पैरा 120 क्या कहता है? पुलिस अभिरक्षा में संस्वीकृति करने की इच्छा करने वाले को जिला मजिस्ट्रेट के सिवाय उच्चतम मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृति अभिलिखित की जाएगी, जो युक्त समय पर पहुंच सकता है। यानी कि ये जो कोई अभियुक्त किसी पुलिस अभिरक्षा में है और वो व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में अपनी संस्वीकृति करना चाहता है, तो मजिस्ट्रेट के सिवाय, मजिस्ट्रेट के अलावा जो है संस्वीकृति किसी उच्चतम मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित की जाएगी। यहाँ पर उच्चतम मजिस्ट्रेट से तात्पर्य जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट से है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा और हायर रैंक का होगा। हायर का मतलब यह है कि जिसको सीआरपीसी ने ये पावर दी है मजिस्ट्रेट को संस्वीकृति अभिलिखित करने के लिए, और वो ऐसा मजिस्ट्रेट युक्त समय में अभियुक्त के पास तक पहुंच सकता है या फिर जहां पर पुलिस अभिरक्षा में वह लिया गया है वहां तक पहुंच सकता है युक्त समय में। ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृति को अभिलिखित किया जाएगा। युक्त समय में पहुंचने से तात्पर्य ये यहाँ पर है कि जैसे ऐसा मजिस्ट्रेट भी संस्वीकृति को अभिलिखित कर सकता है जिसका जुडिक्शन नहीं लगता है। तो मजिस्ट्रेट ऐसा होना चाहिए जो आसपास का हो, मतलब युक्त समय में पहुंच सकता है। तो ऐसा मजिस्ट्रेट संस्वीकृति को अभिलिखित कर सकता है। पैरा 120 में इसका प्रावधान किया गया है। आगे है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट स्थानीय सरकार द्वारा प्राधिकृत ही संस्वीकृति अभिलिखित कर सकते हैं। यानी कि संस्वीकृति कौन अभिलिखित कर सकता है? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है ये, और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है आपका संस्वीकृति को अभिलिखित कर सकता है। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अलावा सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट तभी संस्वीकृति को अभिलिखित कर सकता है जब उसको स्थानीय सरकार ने संस्वीकृति अभिलिखित करने के लिए प्राधिकृत किया हो। तभी जो है सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है आपका संस्वीकृति अभिलिखित कर सकता है, कन्फेशन अभिलिखित कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये केवल सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को तो पावर है ऑलरेडी, लेकिन अगर सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात आती है तो उसको स्थानीय सरकार से जो है प्राधिकृत किया हुआ होना चाहिए कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए। तो पैरा 120 में इस चीज़ का प्रावधान है। आगे देखते हैं। पैरा 121 प्रतिप्रेषण यानी कि पुलिस रिमांड की मांग। प्रतिप्रेषण मतलब पुलिस रिमांड की मांग। पुलिस रिमांड क्या होता है? चलिए पहले देखते हैं इसमें क्या है। प्रतिप्रेषण की याचिका पुलिस अधीक्षक या फिर उप अधीक्षक के माध्यम से मजिस्ट्रेट से की जा सकती है। तो जो प्रतिप्रेषण, पहले देखते हैं पुलिस रिमांड क्या होता है। पुलिस रिमांड होता है जैसे किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उसको 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय में पेश करना होता है और फिर उसको न्यायिक अभिरक्षा यानी कि जेल में भेज दिया जाता है। और पुलिस रिमांड होती है यदि पुलिस को लगता है कि अभियुक्त से कोई और जानकारी प्राप्त करनी है और उसको 24 घंटे से ज़्यादा
समय तक रखना आवश्यक है, तो उसके लिए वो मजिस्ट्रेट से प्रार्थना करती है, मजिस्ट्रेट से जो है उसकी परमिशन लेती है, तो उसको पुलिस रिमांड बोलते हैं। मतलब अभियुक्त से और जानकारी 24 घंटे से अलग और जानकारी पूछने के लिए उसको 24 घंटे से ज़्यादा अपनी कस्टडी में लेना है, तो उसको पुलिस रिमांड बोलते हैं। तो इसमें कहा गया है कि प्रतिप्रेषण की याचिका पुलिस अधीक्षक किसके पास की जाएगी, याचिका पुलिस अधीक्षक या फिर उप अधीक्षक के पास मजिस्ट्रेट से की जा सकती है। मतलब पुलिस अधीक्षक या फिर उप अधीक्षक के माध्यम से जो है मजिस्ट्रेट से की जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केवल इस आधार पर पुलिस रिमांड प्रदान नहीं कराई जा सकती कि अभियुक्त से अपराध की सूचना प्राप्त होगी। इसके लिए पर्याप्त कारण या आधार बताना होगा। मतलब केवल इस आधार पर पुलिस रिमांड नहीं दी जा सकती है कि अभियुक्त से जो है और सूचनाएं प्राप्त करनी है, हमें अपराध से संबंधित और सूचनाएं प्राप्त करनी है, केवल यह ग्राउंड काफ़ी नहीं है, इसके लिए अन्य कोई पर्याप्त कारण भी होना चाहिए या फिर अन्य कोई आधार इसके लिए भी होना चाहिए, तभी ही पुलिस रिमांड दी जा सकती है। आगे है पुलिस रिमांड का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 167 में भी किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। पैरा 125 पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं अन्वेषण। तो ये पैरा 125 जो है पुलिस विनियम का पैरा 125 कह रहा है कि पुलिस अधीक्षक जो होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, वह स्वयं भी किसी मामले का अन्वेषण कर सकता है। तो ये इसका प्रावधान इसमें किया गया है। आगे है इसमें, चलिए ये समाप्त हो गया ये चैप्टर हमारा। तो लगभग आपका अध्याय 10 और अध्याय 11 दोनों समाप्त हो गए हैं। और आप इसमें देखते हैं आगे कितना बचा हुआ है, फिर हम इसको जल्दी समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप इस लेक्चर को सुनिए, नोट्स बनाइए खुद से। कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।